गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीएमए गेस पेपर में। और आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रूव दैट द सीक्वेंस अंडर रूट टू 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 इस तरीके से था और फिर और डॉट डॉट इस तरीके से सीक्वेंस चलते जा रहा है। मुझे प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेस टू टू, कि ये सीक्वेंस जो है वो टू को कन्वर्ज कर रहा है, मुझे दिखाना है। इसको समझने से पहले थोड़ा बता दें कि जैसे इसमें पहला टर्म्स कौन है जी, रूट टू मतलब पहला टर्म a1, ये रूट टू फिर इंटू में अंदर में है रूट टू, दिस इज a2 एंड दिस इज a3। इस तरीके से सीक्वेंस का टर्म्स है और भी आगे चलते जाएगा, a4 a5 एंड सो ऑन चलते जाएगा। मुझे ये प्रूफ करने की ये जो सीक्वेंस है वो टू को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो इस थ्योरम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक थ्योरम से याद होना चाहिए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव हो वो कन्वर्ज करता है लीस्ट अपर बाउंड को, लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करता है, मतलब कन्वर्जेंट होता है श्योर। फिर से मेरी बात को सुनिए कि कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब कि जैसे a1 से बड़ा a2, उससे बड़ा a3, उससे बड़ा a4, मतलब धीरे धीरे सीक्वेंस का टर्म्स बढ़ते जाए, इसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे रूट टू से बड़ा है अंडर रूट टू बड़ा ही है। कैसे जरा देख लीजिए, रूट टू का वैल्यू जो निकलेगा उससे बड़ा वैल्यू होता है अंडर रूट टू इंटू रूट टू का, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। तो ये एक बात तो श्योर है कि ये बड़ा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव हो, बाउंडेड एबव का मतलब कि इसके जितने भी टर्म्स है a1 a2 a3 a4 जो भी टर्म्स है वो एक नंबर से सारे के सारे छोटे ही है, तो इसको बोलते हैं बाउंडेड एबव, की बाउंडेड ऊपर से बाउंड है, एबव बाउंडेड क्या बोलेंगे, बाउंडेड एबव बोलेंगे इस चीज को हम लोग। तो कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव हो वो क्या होता है, कन्वर्ज करता है लीस्ट अपर बाउंड को। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको। यही चीज का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस रूट टू अंडर रूट टू रूट टू अंडर रूट टू रूट टू रूट टू इस तरीके से ये कन्वर्ट करता है टू में। तो सबसे पहला क्या है भाई, क्वेश्चन जरा देखिएगा कि लेट अस डिनोट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बाय n, देन वी हैव। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस चीज को क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे नोटिस करिए, ये अपना क्या है, a1 है, ये a2 है जी। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे ये अपना a2 है, ये अपना a3 है, इस तरीके से सीक्वेंस के टर्म्स बढ़ रहे हैं, ठीक ना। अगर आपको लिखना पड़े a2 तो क्या a2 को स्टूडेंट आप ऐसा लिख सकते हैं कि a2 को लिख सकते हैं a2 तो ठीक है जी, 2 रहने दीजिए, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a1, कोई दिक्कत क्या है यहाँ पे। देखिए इस 2 को एज इट इज रहने दिया हमने, यही चीज ना था a1 लिख दिया हमने। अच्छा अगर आपको a3 लिखना है तो a3 को a3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टू, ये तो 2 रहने दीजिए, और इसको क्या लिखा है हमने तुरंत अंडर रूट टू को इसको a2 बोलते हैं, यहाँ होगी a2, तो रूट 3 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू में a2। तो इसी तरीके से देख रहे हैं, 3 है तो यहाँ पे 2, 2 है तो यहाँ पे 1, इस तरीके से जब हम यहाँ पे an लिखेंगे तो an का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 2 और an-1, ये जो है उससे एक कम। तो यही चीज हमने लिखा है कि अगर इस सीक्वेंस के nth टर्म को हम an से डिनोट करें तो किसके बराबर होगा, तो an इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 2 इंटू an-1। अब थोड़ा दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, जैसे स्क्वायर करें तो इधर होगा an का स्क्वायर इक्वल टू रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2an-1, दिस इज रिलेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा नाउ पुटिंग n-1 फॉर n वी गेट। अब बात को जरा समझिएगा, ये जो n का वैल्यू ऐसा है, n यहाँ पे है तो यहाँ n-1, अब अगर यहीं पे n-1 होगा तो यहाँ n-2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर जो रहेगा उससे कम हो रहा है। तो वही चीज बोला गया है कि अगर यहाँ पे n-1 होगा तो क्या होगा, n n-1 और -1 n-2 हो जाएगा। तो फिर हम वही लिखा हमने कि नाउ पुटिंग n-1 फॉर n वी गेट an-1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है, an-2 हो जाएगा, दिस इज लेसन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बात करा कि इस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट दिखाएंगे, और दिखाएंगे भी कि 2 को कन्वर्ज कर रहा है कैसे, तो ये प्रूफ करके कि भाई ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड एबव है, ये दो चीज दिखाएंगे। तब कैसे करेंगे काम, जरा हम समझिए, रिलेशन 1 2 समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंस कर देते हैं हम लोग, इसमें से इसको घटा देते हैं, 1 में 2 को घटा देते हैं, तो क्या होगा, इधर होगा लेफ्ट साइड में an का स्क्वायर माइनस an-1 का स्क्वायर, इधर क्या होगा 2an-1 और माइनस 2n-1 2, दोनों में 2 है तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या आएगा, नाउ सब्ट्रैक्टिंग वी गेट an स्क्वायर माइनस an-1 का स्क्वायर, an स्क्वायर माइनस an-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों से कॉमन कर लीजिए an-1 और माइनस an-2, an-1 माइनस an-2। तो मुझे लगता है कि किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट नहीं होगा, अगर यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे बताइए, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो फिर मुझे बताइए। यहाँ तक हुआ क्या स्टूडेंट, देखिए तो an का स्क्वायर इक्वल टू ये था रिलेशन नंबर 1, an-1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ an-2, दिस इज रिलेशन नंबर 2,
अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़े तो एन का स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट हुआ लेफ्ट साइड में, इधर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू। ठीक है यहाँ तक। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या है, ए एन का स्क्वायर माइनस ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा एक इनइक्वालिटी में कि अगर कहीं पे इक्वल लिखा हुआ, अगर ये लिखा हुआ कि x इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, मान के चलिए ऐसा ही कि x इज इक्वल टू वाई अगर कहीं लिखा हुआ है, अगर इधर वाला पॉजिटिव होगा ना तो इधर वाला भी पॉजिटिव होगा, श्योर है, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं ना होगा कि इधर पॉजिटिव हो इधर नेगेटिव हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर इधर वाला पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो दोनों बराबर है, इसीलिए ना। अगर इधर नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव होगा, यही बात है। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ पे कुछ लाइनें लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए, जरा बात को ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए ये पॉजिटिव है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्या है, ये पॉजिटिव है। क्या है, ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव कब होगा, तो ये पॉजिटिव तब होगा जब ये बड़ा हो, बड़े में से छोटा घट रहा हो। ये पॉजिटिव कब होगा, तो जब ये पॉजिटिव तब होगा जब ए एन माइनस वन बड़ा हो किससे, ए एन माइनस टू से। बड़े में छोटे घटे तब ना पॉजिटिव होगा। तो जब ए एन माइनस वन बड़ा है इससे तब ये पॉजिटिव हो रहा है जी, कि मतलब बोल सकते हैं सिंपली स्टूडेंट हम ये कि अगर ये पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब ए एन माइनस वन ग्रेटर देन ए एन माइनस टू हो, ए एन माइनस वन ग्रेटर देन ए एन माइनस टू हो। अब जब इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव होगा। तो अब बात को जरा ध्यान से समझना है कि जब इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि टू तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में टू प्रोडक्ट है तो अभी पॉजिटिव, तो फाइनली इधर पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो अगर इधर पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब ए एन माइनस वन अगर बड़ा है ए एन माइनस टू से, तो इधर क्या होगा, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब ए एन इज ग्रेटर देन ए एन माइनस वन। बात समझे कि ए एन जो होगा वो ग्रेटर देन ए एन माइनस वन होगा। क्यों, क्योंकि मुझे इधर भी पॉजिटिव करना, तो पॉजिटिव तभी हो पाएगा जब बड़ा में से छोटा घटेगा। और स्क्वायर का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब ये छोटा, ये बड़ा है और उसमें से छोटा है तो स्क्वायर में भी सेम बात होगा। क्योंकि हमको पता होगा, आप सबको पता होगा बच्चों क्या, कि अगर टू बड़ा है वन से तो टू का स्क्वायर भी बड़ा होगा वन के स्क्वायर से, तो इसीलिए इस पर हम काम कर सकते हैं। तो बात वही है कि अगर इधर पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब ए एन माइनस वन बड़ा है ए एन माइनस टू से, तो इधर क्या होगा, ए एन बड़ा होगा ए एन माइनस वन से। तो ये तरह पॉजिटिव का कंसेप्ट कि जब ए एन माइनस वन बड़ा है ए एन माइनस टू से, तो इधर ए एन बड़ा होगा ए एन माइनस वन से। ठीक है। अब इसी तरीके से ये नेगेटिव भी तो हो सकता था, कि ये नेगेटिव भी तो हो सकता था। तो नेगेटिव मतलब, नेगेटिव का मतलब कि ए एन माइनस वन जो है वो लेस देन है ए एन माइनस टू से, मतलब ये छोटा है। तो जब ये छोटा तो इधर में एन छोटा होगा एन माइनस वन से, कई बार। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि इधर कैसा होगा, वो सारी चीज डिपेंड करता है इस पे, कि अगर ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू से बड़ा होता है, ये वाला बड़ा होता है तो इधर ए एन बड़ा होगा, अगर ये वाला छोटा होगा तो ये ए एन छोटा होगा इससे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा कि ए एन इज ग्रेटर देन या लेस देन ए एन माइनस वन। ये वाला ए एन जो होगा वो ए एन माइनस वन से ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, अकॉर्डिंग एज, किसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होंगी, कि जब ए एन माइनस वन ग्रेटर देन या लेस देन ए एन माइनस टू। मतलब समझे एक बात, सीधा सा एकदम कॉन्सेप्ट आ चुका है यहाँ पे। क्या कॉन्सेप्ट आया है कि ए एन माइनस वन से बड़ा होगा जब ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू से बड़ा हो, ए एन माइनस वन से छोटा होगा जब ये चीज इससे छोटा हो। देखिए दोनों कंडीशन एक साथ लिखा गया, इसीलिए इसको ध्यान से समझना है कि ए एन इज ग्रेटर देन और लेस देन ए एन माइनस वन अकॉर्डिंग एज ए एन माइनस वन ग्रेटर देन और लेस देन ए एन माइनस टू। ठीक है यहाँ तक। अब एक बात बताइए, ये चीज आप एक लॉजिक समझा यहाँ पे क्या है, इसको जरा समझिएगा। ये बोलना चाह रहा है कि ए एन ग्रेटर देन या लेस देन ए एन माइनस वन से, कब, ये कब होगा, ये होगा कब, जब ए एन माइनस वन लेस देन, ए एन माइनस वन ग्रेटर देन और लेस देन ए एन माइनस टू। मतलब समझे, इससे एक कंक्लूजन निकल के आ गया कि ये एन वाला या एन माइनस वन वाला, कि ए एन माइनस वन से बड़ा होगा या छोटा होगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि ए एन माइनस वन अपने पीछे से छोटा है या बड़ा है कि नहीं। एक लॉजिक समझे क्या बात हुआ, कि ये चीज इससे बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, डिपेंड कर रहा है कि ये अपने पीछे वाले से बड़ा या छोटा हो रहा है कि नहीं। समझे बात। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इतना ना लिख करके सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि ए एन या ए एन माइनस वन, और यहाँ पे ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, यही ना था। ये इससे बड़ा होगा कब, जब ये अपने पीछे वाले से बड़ा हुआ हो, यही ना लॉजिक है। ये इससे छोटा होगा कब, जब ये अपने पीछे वाले से छोटा हुआ हो, यही है।
तो अब बताइए, अब फिर सेम यही लॉजिक तो यहाँ भी होगा, ये इससे बड़ा कब होगा, जब ये अपने पीछे वाला छोटा हुआ हो। मतलब यहाँ पे an-2 an-3 से छोटा होगा, तो यही लॉजिक, जो लॉजिक यहाँ पे आपने देखा कि an- होगा, an इससे बड़ा होगा कब, जब ये इससे बड़ा हो, ये इससे बड़ा होगा जब अपने पीछे वाले से। तो इस तरीके से जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि a2 और a1 तक पहुंच जाएगा, a2 a1 तक, कि अगर इससे बड़ा ये तो a2 से बड़ा a3 हो जाएगा, क्योंकि अगर इससे बड़ा ये तो इसके बाद वाला से बड़ा a3 हो जाएगा, इसके बाद वाला से बड़ा a4, इसके बाद वाला से बड़ा a5, इसके बाद एंड सो ऑन। यही लॉजिक चल जाएगा। ये मुझे उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो वही काम था यहाँ पे, क्या बोला गया कि an ग्रेटर देन और लेस देन an-1 अकॉर्डिंग एज दिस। अब इसी तरीके से आप और पीछे जाते जाएंगे, तो बट वी हैव, शुरुआत में जरा याद करिए, a1 से बड़ा है a2, कैसे जी, a1 कौन था, a1 का मतलब ये, और ये है a2, तो बड़ा कौन है, a2 बड़ा है, तो मतलब a1 से बड़ा है a2, तो फिर वही लॉजिक को लगाएंगे तो क्या होगा, a2 से बड़ा a3, a3 से बड़ा a4 एंड सो ऑन हो जाएगा। वही हमने बोला है कि बट वी हैव, हमारे पास क्या है, a2 बड़ा है a1 से, a2 मतलब ये चीज बड़ा है √2 से, तो फाइनली बोल सकते हैं कि देयरफॉर वी हैव, इसी लॉजिक को अगर लगा लेंगे कि देखिए a1 से बड़ा है a2, तो a2 से बड़ा a3, a3 से बड़ा a4 एंड सो ऑन, तो क्या हो जाएगा, बट देयरफॉर वी हैव a1 से बड़ा a2, a2 से बड़ा a3, a3 से बड़ा an-1, an-1 से बड़ा an एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सीक्वेंस हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, मुझे ये प्रूफ करना था, हालांकि मुझे प्रूफ करना था कन्वर्ज टू 2, बट हम एक थ्योरम्स का उपयोग करने वाले हैं, ये वाला थ्योरम्स का, कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड एबव हो, ये वाला मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड एबव। तो इस तरीके से था, तो हमने सबसे पहले क्या प्रूफ करा यहाँ पे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। अब नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, नाउ फ्रॉम 1 वी हैव, देखिए तो फ्रॉम 1 वी हैव क्या होगा, an का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ an-1 था, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पे फ्रॉम 1 वी हैव an का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ an-1, देखिए यहाँ पे an का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ an-1। अब देखिए इस an का स्क्वायर को लिख सकते हैं, n इंटू an बराबर 2 टाइम्स ऑफ an-1, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, हम इस को रहने देते हैं, एगो एन को रहने देते हैं, एगो एन को उधर भेज देते हैं, तो एगो a2 को नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, an बाई an-1, ये an-1 को ले आते हैं इधर, तो an बाई an-1 और एगो an नीचे चल जाएगा, एगो n 2 के नीचे, तो 2 बाई an, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात आप लोग ही बताइए यहाँ पे, बट वी हैव, हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था स्टूडेंट कि an है बड़ा इससे, क्यों, अभी तुरंत आपने यहाँ पे भी देखा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो तो an-1 से बड़ा है an, तो an-1 से बड़ा है an, क्या है, an-1 से बड़ा है an, मतलब an-1 से बड़ा है an, ऊपर में क्या है, बड़ा है, नीचे में छोटा है, ऊपर में क्या है, बड़ा है, नीचे में क्या है, छोटा है। तो मतलब स्टूडेंट एक चीज पक्का क्लियर हो गया है कि ऊपर में बड़ा है, नीचे छोटा है, मतलब ऊपर में जैसे 8 है तो नीचे में उससे 7 है, तो जो भी रेशियो रहा होगा वो 1 से छोटा है, नहीं, जैसे बात को समझिए, जैसे मान लीजिए 8 है, नीचे में 8 है, तब ना जाके बराबर 1 होगा, 8 को 8 डिवाइड कर देगा तब ना 1 बराबर होगा, लेकिन 8 को 7 डिवाइड कर रहा है, तो इस तरीके से चीजें थी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 8 को क्या, सॉरी यहाँ पे क्या है जी, हाँ, तो जो रेशियो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि देखिए ये ग्रेटर हो, कैसे होगा जरा समझिएगा इस चीज को, कैसे होगा, ग्रेटर 1 हो, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि नीचे में छोटा हो रहा है ना। फिर से इस बात को समझिए, जैसे कि देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 8, उसके नीचे अगर पूरा का पूरा 8 लिख देते तब तो 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर 8 से आप छोटा से डिवाइड करते हैं, देखिएगा an से छोटा है नीचे, an से छोटा है नीचे, अगर 8 से मान लीजिए आप 5 से डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 नहीं आएगा, 5 एकम 5 और फिर 3, तो 1.6 आएगा, इस तरीके से जो भी आएगा तो 1 से अधिक आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो होगा, वो जो भी होगा वो 1 से अधिक होगा, मतलब ये जो क्वांटिटी होगा 1 से अधिक, मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो 2 बाई an माइनस, यहाँ पर 2 बाई an है, इससे बड़ा होगा ये 1, ये जो क्वांटिटी है, सॉरी ये हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए यहाँ पे, ये जो क्वांटिटी है वो 1 से बड़ा होगा, ऐसे ये वाला है। क्यों भाई, बात को जरा ध्यान से समझिएगा, इस टोटल का वैल्यू क्या आ रहा है, हो सकता है 1.5 आ जाए, 1.3 आ जाए, 1.5, 1.7, 1.8, कुछ भी आएगा 1 से बड़ा आएगा, कैसे 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि ऊपर में बड़ा है, नीचे में छोटा है, ऊपर में बड़ा है, नीचे में छोटा, तो जो भी वैल्यू आएगा 1 से बड़ा आएगा, तो मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा, मतलब इसका वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा। आया बात समझ में कि ऊपर में चूंकि बड़ा था स्टूडेंट, यहाँ पे ऊपर में बड़ा था, नीचे में उसका छोटा वैल्यू था, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर में बड़ा, नीचे में उसका छोटा वैल्यू है, तो क्या बोल सकते हैं हम,
कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि या जो भी वैल्यू होगा 1 से अधिक होगा, 1.2 1.3 जो भी हो, तो यहाँ पे मान लीजिए 1.2 आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा 1 से अधिक हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू 1 से अधिक हो रहा है। तो जब स्टूडेंट अब जरा इसी को जरा ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू चूंकि 1 से अधिक हो रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि 2/an का जो वैल्यू है वो 1 से अधिक हो रहा है। और 1 से, अब इस an को नीचे इधर ले आइए तो क्या होगा, इसको ले आएंगे तो 1 से गुना होगा तो क्या होगा, an से बड़ा हो जाएगा 2 सभी के लिए, फॉर ऑल n। तो वही चीज लिखा हुआ है कि बट वी हैव कि n चूंकि बड़ा है n-1 से, इसीलिए क्या होगा an से बड़ा हो जाएगा 2, an से बड़ा हो जाएगा 2 सारे नेचुरल नंबर के लिए। देखिए कैसे आया है लॉजिक, ये लॉजिक समझना है। तो an से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 2, मतलब 2 से सारा an 2 से बड़ा है, मतलब an छोटा है 2 से, ऑब्वियस यही बात लिखा हुआ है नीचे, an इज लेस देन 2। क्या बात समझे, तो n क्या होगा 2 से छोटा होगा सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, a1 a2 a3 कुछ भी लीजिए वो 2 से छोटा है, इसका मतलब सीक्वेंस हो गया बाउंडेड एबव हो गया। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाए थे और सीक्वेंस बाउंडेड एबव भी हो गया, तो क्या बोल सकते हैं कि द सीक्वेंस n इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबव, हेंस इट मस्ट बी कन्वर्जेस एंड कन्वर्जेस टू अ लिमिट से l। अब चूंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी हो गया और बाउंडेड एबव भी हो गया, तो क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया और बाउंडेड एबव हो गया, तो क्या होगा, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। और मान के चलिए सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है एल को, तो मान लिया हमने सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है एल को कन्वर्ज करने का मतलब कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n का वैल्यू एल हो गया, हमने मान लिया। नाउ फ्रॉम 1 वी हैव, आपको याद होगा स्टूडेंट n का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 2 टाइम्स ऑफ an-1, रिलेशन नंबर 1 देख लीजिए। अब क्या दोनों तरफ लिमिट लगा लेते हैं, तो लिमिट क्या लगेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n का स्क्वायर, 2 कांस्टेंट बाहर, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an-1। और आप सभी बच्चों को पता है कि n का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 बार n इंटू n, तो n पे लिमिट l फिर n पे लिमिट l, तो l स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि n का लिमिट l था, तो n का लिमिट l फिर से एगो n का लिमिट l, क्योंकि लिमिट तो प्रोडक्ट में बढ़ता है, तो l का स्क्वायर हो जाए 2, ठीक है। और ये an-1 पर भी कितना लिमिट आएगा, l ही आएगा, क्योंकि लिमिट में चूंकि n टाइम्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं ना, तो -1 करने से इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका भी वैल्यू l, तो l स्क्वायर और इक्वल टू 2l। तो फाइनली थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ l और एगो l कैंसिल आउट, तो फाइनली आएगा l का वैल्यू आ जाएगा 2, l का वैल्यू आ गया 2। और यही l ना हमने माना था कि कन्वर्ज टू l, हमने माना क्या था कि सीक्वेंस जो है l को कन्वर्ज कर रहा हमने माना, और l इक्वल टू 2 दिखा दिया, हेंस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 2। तो जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से 2 को कन्वर्ज कर गया, आ रहा है बस समझ में। तो मेन क्या था, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाना और फिर दिखाना कि वो 2 कन्वर्ज कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन में सब चीज सेम रहेगा, प्रूव दैट द सीक्वेंस √7 √7 फिर 7 √7 इस तरीके से कन्वर्जेस टू 7, ये मुझे प्रूव करना है। सेम सारी चीजें सेम, 2 की जगह बस 7 है। नेक्स्ट वही बात है, सेम सारी चीजें, फिर फाइनली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाएंगे, फिर इसके बाद आगे चल करके फिर से सेम चीजें, फिर फाइनली ये 7 को कन्वर्ज कर जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, हालांकि हम पीडीएफ नोट्स आपको दे देंगे। बाकी आप ना अपने अगले सेमेस्टर के क्लासेस के लिए धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी अभी हम लोग ये ध्यान रहे, पढ़ नहीं रहे हैं, ये सब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। क्लासेस में पढ़ाया गया है और डिटेल में, एक एक घंटे में एक एक क्वेश्चन करवाया गया, बहुत ही आराम से। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।